जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का टॉप 40 सीरीज का ये पार्ट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी 4-5 सेट चैनल पे अपलोड हो ही चुका है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अच्छी तैयारी करने के लिए सभी सेट को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ये कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा था? तो इसको कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है संसाधनों की दुर्लभता के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी का आंकड़ा नहीं है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा, भारत में बढ़ रहे हर वर्ष कई लोग बेघर हो गए जाते हैं, ये सांख्यिकी का आंकड़ा नहीं है। शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, ये आपको बतानी। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो स्टेटस से हुआ है। किससे हुआ है? स्टेटस से हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डैश सभी समस्याओं की जड़ है। डैश जो है वो सभी समस्याओं की जड़ है। अभाव, किसी भी चीज़ का जो अभाव होता है, जो कमी होता है, वो सभी समस्याओं की क्या होती है? जड़ होती है। निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण क्या है? तो चर का जो एक उदाहरण है वो है राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण का जो लाभ होगा, कम खर्च, कम प्रगणक की आवश्यकता, कम समय। तो इनमें से हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है आपसे इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, है ना। किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि भारत की जनगणना में किस प्रकार की संख्या के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर, साक्षरता, जनसंख्या का आकार और संरचना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? किस विधि में? राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन सर्वेक्षण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका वर्ग सीमा 60 से 80 का माध्य बिंदु क्या होगा? यानी कि माध्य बिंदु आपको बताना है, इसका मध्य बिंदु क्या होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 70। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, दोनों फ्रैक्शनों को जोड़िए, 8 6 14, 2 से जब डिवाइड दीजिएगा, भाग दीजिएगा, 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तब उस वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं कालानुक्रम। ठीक है। चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो चर को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी मॉडल सेट में ये प्रश्न रिपीट कर रहा है। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की जो संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की जो संख्या होती है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण डैश कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, बारंबारता सारणी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कह रहा है कि अंक गणितीय रेखाचित्र और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसको हम लोग जानते हैं काल श्रेणी आलेख के नाम से जानते हैं। बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है? तो बारंबारता बहुभुज जो होता है वो आयत चित्र से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? एक अच्छी सारणी जो होती है उसमें सम्मिलित होगा सारणी की संख्या, शीर्षक, उपसर्ग, अवशीर्ष। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। देखिए कहा गया है कि आंकड़े की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? सही जवाब हो जाएगा आरेखीय विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कह रहा है कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत डैश आता है। कौन आता है भाई? तो वो आता है बारंबारता बहुभुज आता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 में। कह रहा है कि मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? मलमल जो है वो कौन सी वस्त्र का एक किस्म है? तो सूती वस्त्र का ही एक किस्म है, याद रखना है सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए कह रहा है धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो धन निष्कासन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में। कह रहा है निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो निर्यात अतिरेक से जो तात्पर्य है वो हो जाएगा आयात की तुलना में निर्यात अधिक होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो औपनिवेशिक भारत में जो साक्षरता दर थी वो 16% से अधिक थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये चली थी बम्बई से पुणे, है ना, जिसको कभी कभी नहीं 25 है ना इसका,
ये चली थी आपका सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। पुणे नहीं होगा भाई, ठाणे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार आपको बताना है तो वो होना चाहिए निजी लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1950 से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8% वार्षिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना का संकल्प किस देश से ली गई थी? तो ये ली गई थी आपका रूस से। किससे लिया गया? रूस से। अगले सवाल पे आते हैं, परिप्रेक्षात्मक योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। सही जवाब होगा 20 वर्षों में। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? तो ये जो हुई वो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कृषि, उद्योग और पर्यटन। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है कौन सा काल में? तो 1970 के दशक के मध्य, 1980 के दशक के मध्य के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो इसको किया गया था 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। विदेशी ऋण क्या होता है आपको बतानी है कि विदेशी ऋण विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कह रहा है कि 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, $7 मिलियन। ठीक है। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे, कह रहा है HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो ये एक IT कंपनी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे, इसमें कह रहा है आपसे कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बाह्य प्रापण। ऑप्शन नंबर बी। भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त। क्या हो जाएगा? वित्त। भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है तो वित्त क्षेत्रक। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। थैंक यू।